नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मन में उद्योग, दूरदर्शिता और शायद सबसे बढ़कर एक शालीनता की छवि आती है। रतन नवल टाटा जी। हमारे पास उनके जीवन, उनके महत्वपूर्ण फैसले और उनके जो व्यापक प्रभाव रहे हैं उन पर केंद्रित कई लेख और विश्लेषण मौजूद हैं। हाँ। हमारा इरादा सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से उन खास पहलुओं और अंतर्दृष्टियों को सामने लाना है जो रतन टाटा को वाकई में असाधारण बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए उनकी कहानी को परत दर परत खोल कर समझते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सोचिए एक बार, एक तरफ तो जगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण करना, दुनिया को चौंका देना, जी। और दूसरी तरफ भारत के आम आदमी के लिए मतलब दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो का सपना देखना। सही बात है। हमारे स्रोत ये बताते हैं कि ये जो विरोधाभास है, या ऐसे कहें कि उनकी जो व्यापक दृष्टि है, वही उनकी यात्रा का एक केंद्रीय तत्व है। बिल्कुल सही। और स्रोत इस बात पर भी काफी जोर देते हैं कि ये सिर्फ व्यापारिक कामयाबियों की एक लिस्ट नहीं है। हाँ। इसमें एक गहरी नैतिकता भी है, समाज के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता और निजी जीवन में भी एक खास किस्म की विनम्रता, जो आजकल कॉरपोरेट जगत में उतनी आम नहीं दिखती है ना। सही है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे वैश्विक महत्वाकांक्षा और मानवीय मूल्य ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती सालों से। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में जन्म। परिवार तो पहले से ही भारतीय उद्योग और परोपकार का एक मजबूत स्तंभ था, जमशेदजी टाटा की विरासत। जी बिल्कुल। और उनकी अपनी शिक्षा भी देखिए कितनी बेहतरीन रही। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। हाँ। और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। तो ये तो एक तरह से विशेषाधिकार वाली पृष्ठभूमि लगती है। हाँ, पृष्ठभूमि तो निश्चित रूप से विशेषाधिकार प्राप्त थी, लेकिन यहाँ हमारे स्रोतों से एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। अच्छा, क्या? इतनी ऊंची शिक्षा जिसमें आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी समझ भी शामिल थी, उसके बावजूद उन्होंने 1961 में टाटा समूह में अपना करियर किसी शानदार ऑफिस से शुरू नहीं किया। नहीं, कहाँ से किया? उन्होंने शुरुआत की टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट के शॉप फ्लोर से। शॉप फ्लोर से मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पर? हाँ बिल्कुल। उन्होंने वहां भट्टियों पर काम किया, चूना पत्थर फावड़े से उठाया। अच्छा, सीधे मतलब एकदम हार्डकोर काम। ठीक। स्रोत इस बात को खास तौर से रेखांकित करते हैं कि ये अनुभव उनके लिए कितना फॉर्मेटिव था, कितना महत्वपूर्ण था। इसने उन्हें सिर्फ उद्योग की बारीकियां ही नहीं सिखाई, बल्कि उन लोगों की समझ भी दी जो कंपनी की असली रीढ़ होते हैं। सही बात है। ये दिखाता ही थी उनमें शुरुआत से ही चीजों को जड़ों से मतलब नीचे से ऊपर तक समझने की एक प्रवृत्ति थी, सिर्फ ऊपर से निर्देश देने वाली नहीं। और ये बाद में उनके नेतृत्व में भी जरूर झलका होगा। बिल्कुल। और शायद यही नींव काम आई जब 1991 में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने। जी, वो भारत के लिए भी एक बड़े बदलाव का समय था। आर्थिक उदारीकरण शुरू हो रहा था, देश दुनिया के लिए खुल रहा था। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि रतन टाटा ने इस बदलाव को न सिर्फ पहचाना, बल्कि एक तरह से उसका नेतृत्व करने का इरादा भी दिखाया। उनके सामने एक चुनौती थी। क्या चुनौती थी? चुनौती ये थी कि टाटा समूह, जो उस समय तक कई अलग अलग कंपनियों का एक कह सकते हैं ढीला ढाला सा संघ था, उसे एक एकीकृत, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव समूह में बदलना था। अच्छा, मतलब एक बिखरे हुए समूह को एकजुट करना। हाँ, और उसे ग्लोबल बनाना। और इसी वैश्विक महत्वाकांक्षा के तहत फिर वो कुछ बहुत बड़े और उस समय के हिसाब से तो बहुत साहसिक अधिग्रहण किए गए। जी, मुझे टेटली टी का अधिग्रहण याद आता है। उसने तो टाटा को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया था। बिल्कुल। 2000 में टेटली का अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। फिर 2007 में यूरोप की दिग्गज स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। वो उस समय किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। सबसे बड़ा? हाँ। और फिर 2008 में ब्रिटेन का ऑटोमोबाइल गौरव जैगुआर और लैंड रोवर JLR, उसका फोर्ड से अधिग्रहण। JLR, वो भी एक बहुत बड़ी डील थी। बहुत बड़ी। स्रोत इन अधिग्रहणों को सिर्फ आकार बढ़ाने की कवायद नहीं मानते। तो फिर इनका गहरा रणनीतिक महत्व क्या था? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इन स्रोतों को जोड़कर देखें तो ये अधिग्रहण कई स्तरों पर महत्वपूर्ण थे। पहला तो इन्होंने टाटा समूह को रातों रात एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया, जिसकी मौजूदगी दुनिया के कई देशों में हो गई।
दूसरा, इन्होंने भारतीय उद्योग की क्षमता और उसकी महत्वाकांक्षा का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया। सही है, एक मैसेज गया। हाँ, एक संकेत था कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर कंपटीशन कर सकती हैं और जीत भी सकती हैं। अच्छा। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये आसान सौदे बिल्कुल नहीं थे। खासकर कोरस और जेएलआर में काफी वित्तीय जोखिम था, इंटीग्रेशन की जटिल चुनौतियां थी। हाँ, वो तो हो गई। जिन्हें रतन टाटा के नेतृत्व ने संभाला। ये उनकी जोखिम लेने की क्षमता और उनकी दूरगामी सोच को भी दर्शाता है। तो एक तरफ ये इतना बड़ा वैश्विक विस्तार जी, और दूसरी तरफ भारत की जमीनी हकीकतों पर ध्यान, और यहीं से वो विचार आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती 1 लाख रुपए वाली कार। स्रोत इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नैनो को स्रोत महज एक प्रोडक्ट के तौर पर नहीं देखते। नहीं, वे इसे रतन टाटा की उस गहरी इच्छा का प्रतीक मानते हैं जो उन्होंने एक बार बारिश में एक स्कूटर पर पूरे परिवार को भीगते हुए देखकर जाहिर की थी। हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी है कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित, एक सस्ती कार होनी चाहिए। ये इनोवेशन का एक बिल्कुल अलग प्रकार था। अलग कैसे? इसे फ्रूगल इंजीनियरिंग कहा गया, मतलब कम लागत में बेहतरीन इंजीनियरिंग। उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक जरूरत को पूरा करना था। लेकिन नैनो को लेकर कई चुनौतियां भी आई हैं ना, जिनका जिक्र स्रोतों में जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि नैनो परियोजना इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिहाज से तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पर इसे बाजार में उतारने में कई बाधाएं आई। जैसे सिंगूर, पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री लगाने को लेकर जो राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, वो बड़ा मुद्दा बना था। उससे प्रोजेक्ट में देरी हुई, लागत बढ़ गई। फिर जब कार बाजार में आई तो दुनिया की सबसे सस्ती कार का जो टैग था, शायद वो उसके लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ जितना सोचा गया था। एक तरह से वो इमेज उसके खिलाफ चली गई। अच्छा। कुछ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी उठी बीच में। तो स्रोत इसे एक केस स्टडी की तरह देखते हैं कि कैसे एक नेक इरादे और बेहतरीन इंजीनियरिंग के बावजूद बाहरी कारक और बाजार की धारणाएं किसी प्रोजेक्ट की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि सामाजिक लक्ष्यों वाले इनोवेशन व्यावसायिक रूप से कितने जटिल हो सकते हैं। इन बड़े फैसलों और परियोजनाओं के बीच उनकी व्यक्तिगत नेतृत्व शैली के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? अक्सर उनके साथ विनम्रता, नैतिकता, पारदर्शिता जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। जी, स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं। कई किस्से और उदाहरण मिलते हैं जो उनकी निजी शालीनता और कर्मचारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। जैसे कहा जाता है कि वे मीटिंग्स में भी बहुत ध्यान से सबकी बात सुनते थे, चाहे सामने वाला कितना भी जूनियर क्यों ना हो। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि उनकी विनम्रता का मतलब अनिर्णय या कमजोरी बिल्कुल नहीं था। अच्छा। एक वैश्विक समूह चलाने के लिए जो जरूरी कठोर निर्णय लेने होते थे, उनमें वे कभी पीछे नहीं हटते थे। मतलब विनम्र लेकिन दृढ़। बिल्कुल। और उनकी नैतिकता सिर्फ उनका व्यक्तिगत गुण नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे टाटा समूह के कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा बनाने की कोशिश की। इसका कोई ठोस उदाहरण जो स्रोतों में प्रमुखता से उभरा हो? हाँ, 26 नवंबर 2008 के जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे, उस समय टाटा समूह की प्रतिक्रिया, खासकर ताजमहल पैलेस होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों के प्रति, उसका जिक्र कई स्रोत करते हैं। क्या किया था उन्होंने? रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से कमान संभाली थी। समूह ने न केवल मारे गए या घायल हुए कर्मचारियों के परिवारों की तत्काल और लंबे समय तक देखभाल का जिम्मा उठाया, बल्कि होटल के आसपास के जो छोटे विक्रेता थे, जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई थी, उनकी भी मदद की। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक अच्छी पीआर रणनीति के तौर पर नहीं देखते। नहीं, बल्कि टाटा समूह के उन मूल सिद्धांतों का प्रदर्शन मानते हैं जिन्हें रतन टाटा ने हमेशा बनाए रखने पर जोर दिया कि लोग मुनाफे से पहले आते हैं। ये नैतिक नेतृत्व का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण था जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई। नेतृत्व और व्यापार से परे अगर देखें तो परोपकार, फिलैंथ्रोपी टाटा समूह की पहचान का एक और बहुत अहम पहलू है। जी हाँ, जिसे रतन टाटा ने आगे बढ़ाया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से जो काम हुआ है उसका पैमाना तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ दान या चैरिटी से कहीं ज्यादा बताते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, टाटा समूह की कंपनियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 66%, इन परोपकारी ट्रस्ट्स के पास है। 66%? हाँ, और इन कंपनियों से जो मुनाफा होता है उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है।
ये जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित एक बहुत ही अनूठी संरचना है जिसे रतन टाटा ने न केवल सहेज कर रखा बल्कि उसके प्रभाव क्षेत्र को और भी ज्यादा व्यापक बनाया। किन क्षेत्रों में काम करते हैं ये ट्रस्ट्स? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आजीविका निर्माण, कला और संस्कृति। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे टाटा ट्रस्ट ने ना छुआ हो। क्या स्रोत इनके योगदानों के कुछ विशिष्ट उदाहरण या उनके प्रभाव के पैमाने पर कुछ रोशनी डालते हैं? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि टाटा ट्रस्ट ने भारत के कुछ सबसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना और उनके पोषण में मदद की है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलोर, हाँ ISC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TSIS, टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट। ये सब बड़े नाम हैं। जी। इसके अलावा लाखों लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, बच्चों की शिक्षा और पोषण में सुधार लाने जैसी अनगिनत पहल लगातार चल रही हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये केवल पैसे देने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये स्थायी समाधान बनाने के बारे में है, क्षमता निर्माण करने के बारे में है और जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। अच्छा। रतन टाटा के नेतृत्व में ट्रस्ट्स ने डेटा संचालित दृष्टिकोण और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को भी अपनाया ताकि प्रभाव को और बढ़ाया जा सके। और ये परोपकार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, जैसा कि आपने पहले इशारा किया था। सही कहा। रतन टाटा की दृष्टि हमेशा वैश्विक रही है। उन्होंने अपने आल्मा मैटर जैसे कॉर्नेल और हार्वर्ड उन संस्थानों को भी भारी दान दिया है, जिससे वहां भारतीय छात्रों और अनुसंधान के लिए नए अवसर खुले हैं। ये उनकी उस सोच को दर्शाता है कि ज्ञान और प्रगति की कोई सीमा नहीं होती और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। इतने दशकों के योगदान के बाद उनकी विरासत को कैसे देखा जाता है? उन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। जी। साथ ही दुनिया भर से अनगिनत सम्मान और मानद उपाधियां। सेवानिवृत्ति के बाद भी, मतलब 2012 में जब वो टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटे, उसके बाद भी सक्रिय रहे हैं, खासकर स्टार्टअप्स में निवेश करने में, युवा उद्यमियों को मेंटर करने में। हाँ बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? स्रोत उनकी विरासत का सार कैसे बताते हैं? देखिए, स्रोत उनकी विरासत को कई परतों में देखते हैं। हाँ। पहली परत तो निश्चित रूप से एक दूरदर्शी उद्योगपति की है। हाँ। जिसने टाटा समूह को एक बिखरे हुए समूह से एक एकीकृत वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया। उन्होंने भारतीय उद्योग को विश्व मंच पर स्थापित किया। ये तो है। दूसरी परत एक नवप्रवर्तक की है, एक इनोवेटर की, जिसने नैनो जैसे साहसिक, भले ही अंततः व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हों, पर ऐसे सपने देखे। तीसरी और शायद सबसे स्थायी परत एक नैतिक और विनम्र नेता की है। स्रोत इस बात पर लगभग एकमत दिखते हैं कि उन्होंने ये साबित किया कि व्यावसायिक सफलता और नैतिक मूल्य ये साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि ये एक दूसरे को मजबूत भी कर सकते हैं। और परोपकार, वो कहाँ आता है? परोपकार उनकी विरासत का चौथा और बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने टाटा परिवार की समाज को वापस देने की जो परंपरा थी, उसे न सिर्फ निभाया बल्कि उसे संस्थागत रूप दिया और एक नए पैमाने पर पहुंचाया। सेवानिवृत्ति के बाद स्टार्टअप्स में उनका निवेश भी एक तरह से इसी सोच का विस्तार माना जा सकता है। नई पीढ़ी के इनोवेटर्स को बढ़ावा देना जो भारत की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। सही है। कुल मिलाकर स्रोत उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जिसकी सफलता सिर्फ बैलेंस शीट के आंकड़ों में नहीं मापी जाती, बल्कि समाज पर छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव में मापी जाती है। तो आज हमने रतन टाटा के जीवन और काम के कई आयामों पर गहराई से नजर डाली, जैसा कि हमारे स्रोतों में दर्शाया गया है। जी। एक वैश्विक रणनीतिकार जिसने भारतीय उद्योग का परचम लहराया, एक इनोवेटर जिसने आम आदमी के लिए बड़े सपने देखे, एक ऐसा लीडर जिसके लिए नैतिकता सिर्फ किताबी बात नहीं थी। बिल्कुल। और एक समर्पित परोपकारी जिसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज को लौटा दिया। हाँ। और इन स्रोतों से जो एक मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि सच्ची और स्थायी विरासत सिर्फ आर्थिक उपलब्धियों से नहीं बनती। यह उन मूल्यों, उस दृष्टि और उस प्रभाव से बनती है जो आप समाज और आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ते हैं। रतन टाटा की कहानी इसी का एक बहुत सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। वाकई रतन टाटा का जीवन हमें बड़े सपने देखने, उन सपनों के पीछे पूरी लगन से लगने, हमेशा नैतिक रास्ते पर चलने
और अपने काम से समाज में कुछ सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा देता है। और शायद ये हमें एक व्यापक सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है, क्या सवाल? जो हम सब के लिए प्रासंगिक है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों या जीवन के किसी भी पड़ाव पर। वो सवाल ये है कि हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, अपने करियर के लक्ष्यों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक सार्थक संतुलन कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। रतन टाटा का जीवन इस संतुलन की खोज का एक दिलचस्प खाका पेश करता है, जिस पर हम सभी शायद विचार कर सकते हैं।